वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज चल रही है हमारी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स आपका 14 मई को होने वाला है उसमें जिन टॉपिक्स के आने की संभावना है उनको होलिस्टिकली कवर किया जाए। साथ में यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन टॉपिक्स से संबंधित उनको भी यहाँ पर अटैच करने का प्रयास किया गया है ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार क्वेश्चंस का रिपीटेशन देखा जाता है तो आपके लिए वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, आप उनको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। और ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ये बाइलिंगुअल है, आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपीपीसीएस की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है और आप यहाँ पर पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीओ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा क्रैश कोर्स और उसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी करके आप आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बीपीएससी, यूकेपीएससी और एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी चलाए जा रहे हैं कोर्सेज। तो इनसे संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो इन गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए ताकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको ईजिली अवेलेबल हो। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं आज के हमारे क्या टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम कवर करने वाले हैं SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कब इसका कॉन्सेप्ट आया, ये जो इसकी डिटेल्स हैं इससे संबंधित भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो पहले हम ये देखेंगे और बाद में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिस्कस करेंगे। राइट, तो देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसकी डेफिनेशन सबसे पहले दी गई थी ब्रुंडटलैंड कमीशन के द्वारा। उनकी रिपोर्ट में आर कॉमन फ्यूचर 1987 में जो आई थी, यानी कि हमारा साझा भविष्य नामक जो रिपोर्ट थी इसमें सबसे पहले दी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की परिभाषा, और ये ब्रुंडटलैंड आयोग की रिपोर्ट थी। और इसमें डेफिनेशन में क्या कहा गया है, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है कि हम अपनी जो वर्तमान की रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनको ऐसा यूज़ करें कि आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी वो बच सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम एकदम उनका इतना अंधाधुंध दोहन कर दें कि जितने भी संसाधन है वो समाप्त हो जाए। तो यही देख लेते हैं, ऐसे विकास के रूप में वर्णित किया गया है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता जो है उससे समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को हमें पूरा करना है। कि ऐसा ना हो कि हम ही सब कुछ पानी, जैसे फॉर एग्जांपल सारा पानी हम ही इस्तेमाल कर लें और आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बिल्कुल भी वाटर बचे ही ना। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था। तो ईयर भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले एक और गोल्स आए थे जिनका नाम था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो थोड़ा सा हम वो भी देख लेते हैं। देखिए, जून 1992 में अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, आपको अगर याद हो, अभी पिछले वाले ही सेशंस में हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर 3 जो कन्वेंशंस हैं वो अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी दोबारा नहीं बताऊंगी, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा, और पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग वीडियो सीरीज़ हमारी रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। तो कमेंट कीजिएगा वो जो कन्वेंशंस आए थे अस्तित्व में। इसी समय पर ये जो 178 कंट्रीज़ थी इन्होंने एजेंडा 21 अडॉप्ट किया। एजेंडा 21 से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है। तो एजेंडा 21 क्या है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है। ये बिल्ड क्या करता है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
यानी कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से संबंध है, और ये ह्यूमन लाइफ्स को इम्प्रूव करने और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। उसके बाद देखते हैं जो मेंबर स्टेट्स हैं, इन्होंने मिलेनियम डिक्लेरेशन जो है ये समिट हुई थी सितंबर 2000 में, उसमें मिलेनियम डिक्लेरेशन को एडॉप्ट किया था। ये समिट यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हुई थी। मिलेनियम क्यों रखा गया? क्योंकि 2000 ईयर था, इसलिए इसका नाम मिलेनियम ईयर था, इसीलिए उसी से इसका नाम पड़ा। और ये जो समिट हुई थी न्यूयॉर्क में, इसी के बाद आगे चलकर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी अस्तित्व में आते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड था, ये बेसिकली टाइम पीरियड था 2000 से 2015 तक के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत मेनली 8 टारगेट्स रखे गए थे। कितने टारगेट्स रखे गए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत? 8। देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन अब बनने की संभावना कम है, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना हो तो भी पूछ सकते हैं कंपैरिजन में, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको एक बार ऐड कर दिया है। एक बार हम देख लेंगे अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि अगर इनकी क्वेश्चन बन जाए तो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें बात की गई थी इरेडिकेट करने की एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर। उसके बाद यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना था इसका एम। जेंडर इक्वालिटी और विमेन को एम्पावर करना भी था एक पॉइंट। चाइल्ड मोर्टालिटी को रिड्यूस करना था। जो मैटरनल हेल्थ होती है यानी कि मातृ स्वास्थ्य जो होता है उसमें सुधार करना, और HIV, एड्स, मलेरिया जैसे जो विभिन्न डिजीजेस हैं इनसे छुटकारा पाना, इनसे निपटना भी एक उद्देश्यों में था। अगला था एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, यानी कि जो पर्यावरणीय स्थिरता है इसको सुनिश्चित करना। और 8वां क्या था? ग्लोबल पार्टनरशिप बनाना डेवलपमेंट के लिए, यानी विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना। तो ये इसके 8 पॉइंट्स थे। अगर आपको बस एक बार देखने की ज़रूरत है कि इन केस कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जो मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशंस के, इन्होंने एक्सेप्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एजेंडा है 2012 में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। ये भी रियो डी जेनेरियो काउंसिल मीटिंग जब हुई थी उसमें इन्होंने एक्सेप्ट किया था। फिर जनवरी 2015 में जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है, इन्होंने एक नेगोशिएशन प्रोसेस शुरू किया था कि 2015 के बाद जब मिलेनियम गोल्स जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे तो क्या आएगा, क्या डेवलपमेंट का एजेंडा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जनवरी 2015 से शुरू हुआ था। फिर यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली थी, इन्होंने सेट किया कि हम 17 गोल्स लेकर आएंगे, 169 टारगेट्स होंगे और 304 इंडिकेटर्स होंगे, और इनको कंप्लीट कब तक करना होगा? 2030 तक। ठीक है, तो 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन टारगेट्स कितने हैं? 169, और इंडिकेटर्स कितने हैं? 304। और एम क्या है? ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 तक के लिए, इसका टाइम पीरियड कितना है? 2015 से 30 तक के लिए आए हैं। पहले वाले 15 साल के लिए थे, अब ये दूसरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाए गए हैं 15 साल के पीरियड के लिए। तो इनका थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। तो ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको पता है, अगर आपने 2021 का पेपर देखा हो या 2022 के में, डायरेक्ट पूछा गया था कि जो चौथा है वो किससे संबंधित है, या जो छठा है वो किससे संबंधित है, उसमें क्या कहा गया है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हम बिल्कुल रट लें। अब इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में भी एक ज्ञान सर के द्वारा एक ट्रिक बताई गई थी, आप लोग चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आपको रटना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। तो क्वेश्चन इसमें रिसेंटली पूछे गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और आगे चलकर मेंस जब आप देंगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप जब भी आंसर लिख रहे होंगे किसी भी क्वेश्चन का, तो वहाँ पर आप SDG के बारे में मेंशन कर सकते हैं अगर आपको पता होगा तो पहला वाला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका संबंध किससे है? वो है नो पावर्टी। और जो दूसरा गोल है वो है ज़ीरो हंगर। देखिए, इसमें एक पॉइंट ये है कि 2030 तक हमको सारे प्रकार के जो माल न्यूट्रिशन है उसको समाप्त करना है। लेकिन इससे पहले क्या होगा? 2025 तक के लिए क्या एम रखा गया है कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनमें
नाटापन और निर्बलता पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है। यानी कि 2025 तक के लिए लक्ष्य है कि स्टंटिंग और वेस्टिंग जो होती है बच्चों में 5 साल तक के, उसको हमें कम करना है, जो भी इंटरनेशनली अग्रीड टारगेट्स हैं। उसके बाद तीसरा गोल क्या है? गुड हेल्थ और वेलबींग। 2030 तक इसमें कहा गया है कि जो ग्लोबल मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो होगा, इसको हमें कम करना है, लेस देन 70 लाना है 1 लाख लाइफ बर्थ्स में, यानी कि 1 लाख जीवित जन्मों पर हमें इसको रेशियो 70 से कम करना है। देखिए ये पॉइंट्स मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट लगे कि कहीं स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चंस ना पूछ लिए जाएं, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अदरवाइज अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है, तो उतनी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो चौथा गोल है वो है क्वालिटी एजुकेशन। 5वां गोल है जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, एक चीज़ आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, 5वां है जेंडर इक्वालिटी और जो 10वां है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। तो इस तरह से याद रखिएगा, इसमें जेंडर इक्वालिटी की बात की जा रही है और 10वें में रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी की। और छठा जो है, कुछ मैं आपको ट्रिक्स बता सकती हूँ, बाकी आपको रटना पड़ेगा। जैसे छठे में बात की जा रही है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो ऐसे आपका 6 बना है और क्लीन का C है, तो इस तरह से क्लीन वाटर और आप ऐसे सिंबल से लर्न कर सकते हैं। 6 में क्लीन वाटर की बात की गई है, C और 6। ठीक है, तो थोड़ा आप ऐसे करके ही हमें ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं और वैसे ही हम लर्न कर सकते हैं। 7वें में बात की गई है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखिए 7 में क्या हुआ, 7 में हुआ साथ से आप मिला सकते हैं कि अगर सब लोग साथ रहते हैं तो वो अफोर्डेबल हो जाती है चीज़। तो इस तरह से थोड़ी सी ट्रिक्स बनाकर आप लर्न कर सकते हैं कि 7 और 7, तो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी कब होगी? जब सब लोग साथ रहेंगे। तो गोल 7 हो गया। आई होप आप लोग ट्रिक्स से रिलेट कर पा रहे होंगे और आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। 8वां क्या है? 8वां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। और 9वां क्या हो गया है? इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें भी एक चीज़ है, वो इतनी अच्छी ट्रिक नहीं है लेकिन तब भी मैं शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। जैसे आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 9 आता है। तो यहाँ पर भी 3 चीज़ें हैं, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, आई। तो इसका स्क्वायर 9। तो आपकी ट्रिक थोड़ी सी रिलेटेबल हो सकती है कि यहाँ पर हमारे 3 चीज़ों की बात की जा रही है, गोल 9 होगा यहाँ पर। फिर देखते हैं उसके बाद 11वां क्या है? सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज। सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज 11वें में है। 12वां गोल हो जाता है हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन, यानी कि जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, लेकिन आपके जो भी आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इधर देख सकते हैं। और गोल 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन। तो देखिए क्लाइमेट एक्शन लेने की ज़रूरत है, वरना जो पृथ्वी है ना ये तेरी रहेगी ना मेरी। तो गोल 13 से ऐसे हम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो 13 से क्लाइमेट एक्शन है, ये आपको याद रहेगा। उसके बाद गोल 14 क्या हो जाता है? लाइफ बिलो वाटर। गोल 15 है लाइफ ऑन लैंड। और गोल 16 क्या है हमारा? गोल 16 हो जाएगा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है इंग्लिश वाले में, तो इसमें सुधार कर लीजिएगा। पीस के बाद कॉमा होगा और फिर होगा यहाँ से एंड हटाकर पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि शांति और न्याय के लिए संस्थान। और 17वां गोल क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप्स टू अचीव द गोल, यानी कि लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। ये हमारे 17 के 17 गोल हो चुके हैं। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। SDGs जो है ये सबसे पहली बार प्रपोज किए गए हैं 1972 में एक ग्लोबल थिंक टैंक जिसका नाम क्लब ऑफ रोम है। और ये जो SDGs हैं इनको अचीव कब तक करना है? 2030 तक। तो अब आप बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर पहला हमारा बिल्कुल गलत होगा, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमने अभी ऊपर देखा था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे ये कब प्रपोज किए गए थे? ये यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी रियो डी जेनेरियो में 2012 में, तो वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सबसे पहली बार प्रपोज किया गया था। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? केवल बी है। उसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरजेनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ, हिंदी में देख लेते हैं, धारणीय विकास निम्नलिखित में से किसके उपयोग के संबंध में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो थोड़े से जो वर्ड्स हैं वो टफ हैं, अदरवाइज सिंपली ये पूछा गया है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऐसी क्या चीज़ें, कौन से संसाधनों के बारे में बात हो रही है, किसकी रिस्पेक्ट में बात की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो वो प्राकृतिक संसाधन होंगे या कोई मटेरियल रिसोर्सेज, सामग्री संसाधन होंगे, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन। तो क्या किसकी बात हो रही है? नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है। तो ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में टफ नहीं था, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी टफ थी कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न पूछा गया है एजेंडा 21 से संबंधित। एजेंडा 21 से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। इसका संबंध किससे है? अभी हमने देखा किससे संबंध है, सतत विकास से, परमाणु निरस्त्रीकरण से, पेटेंट संरक्षण से, कृषि अनुदान से। तो इसका संबंध हो जाएगा ए, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इसका संबंध है। देखिए अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें बहुत आसान लग रहे हैं, क्योंकि हम वही टॉपिक्स को डिस्कस करके क्वेश्चंस में आते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि आप भूलें नहीं। अदरवाइज जो चीज़ें अभी आसान लग रही है वो एग्जाम में आसान नहीं लगेंगी। अब देख लेते हैं एजेंडा 21 जो है इसमें कितने समझौते हुए थे, ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, हमें लगता है एजेंडा 21 है तो 21 अग्रीमेंट्स हुए होंगे, लेकिन 21 जो है ये डिपिक्ट कर रहा है 21st सेंचुरी को। ठीक है, तो ये जो एजेंडे बनाए गए थे 21st सेंचुरी के लिए, उसी लिए इसका नाम एजेंडा 21 रखा गया था। तो इसके अंतर्गत कितने समझौते हुए थे? 4, 5, 6 या 7? करेक्ट आंसर है 4 समझौते हुए थे। जो एक समझौता है उसका संबंध था इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन से। दूसरा जो समझौता है उसका संबंध था कंजर्वेशन और मैनेजमेंट करने से, रिसोर्सेज का, डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट करने से। तीसरा जो अग्रीमेंट है उसका संबंध था जो भी मेजर ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने से, जैसे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों बच्चों की, यूथ की, विमेन की, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वर्कर्स हैं, ये सारी लोग हमारे सेक्शन 3 में इनके बारे में बात की गई थी कि इनको स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, ऐसे लोगों को। और उसके बाद जो चौथा अग्रीमेंट था ये बात की गई थी इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित, कि कैसे हम साइंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल जो भी मैकेनिज्म्स हैं उनके द्वारा इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं। मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है इन सारे अग्रीमेंट्स के, उनकी बात हुई थी। तो इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, जो 4 अग्रीमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो याद रखिएगा कि एजेंडा 21 में 21 नहीं 4 अग्रीमेंट्स थे। उसके बाद हम देखते हैं, इसका आंसर हमने देख लिया, ए है। देखिए अब क्या आता है, अब 2 रिपोर्ट्स जारी की जाती है। एक जारी की जाती है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ग्लोबल है तो आप समझ गए होंगे कि ये वर्ल्ड वाइड जो नेशंस हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, उससे संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। दूसरा एक भारत में जारी की जाती है, एक इंडेक्स है जिसको नीति आयोग जारी करता है। तो वही हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और बाकी जब इनके रिपोर्ट्स आती हैं रिसेंट में, आपके करंट अफेयर में होंगी, तो हमारे लिए वो और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बाकी ये जो रिपोर्ट्स हैं इनके बारे में ज़रा सा हम देख लेते हैं। ये जो है ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये एक ग्लोबल असेसमेंट है कंट्रीज़ का कि उनकी कैसी प्रोग्रेस हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स यानी कि स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह के लोगों के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के अंतर्गत। ठीक है, तो उसके बाद ये जो SDSN है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क जो है, इसको लॉन्च किया गया था 2012 में। और इसका उद्देश्य क्या था इसको बनाने का? सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता को जुटाना था इसका उद्देश्य, और ये 2012 में लॉन्च हुआ था, तो याद रखिएगा इसको। उसके बाद जो भी रीसेंट रिपोर्ट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012 की है, और इसमें इंडिया की रैंक 121 थी। कितने में से? 163 देशों में। देखिए जैसे आपने एक नाम सुना होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
तो इसकी रिपोर्ट कई बार पुरानी पिछली भी पूछी गई है कि इंडिया की क्या रैंक थी। तो उसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट हो जाती है। तो इसकी रैंक 2022 में 121 थी इंडिया की, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। फिर देखते हैं, फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स। ये जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसको कौन लॉन्च करता है? नीति आयोग। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, और साथ में नीति आयोग के द्वारा 2-3 और रिपोर्ट्स हैं जिनको लॉन्च किया जाता है, तो हमें वो ध्यान रखना है कि उनमें से एक रिपोर्ट ये भी है। और ये जो इंडेक्स है ये 2018 से शुरू हुआ और ये देश की हमारी प्रोग्रेस को मेजर कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है कि हम लोग कितना गोल्स को अपने अचीव कर पाए हैं। ये देश भर के जितने भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बीच कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा भी देता है, साथ में ये एसडीजीज को भी मॉनिटर करता है। इस इंडेक्स के अंतर्गत स्कोर्स लिए जाते हैं 16 एसडीजीज पर। जो लास्ट वाला एसडीजी है 17वां, उस पर तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, वो सिर्फ पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा ये 16 क्यों लिखे हैं। तो प्रत्येक जो राज्य और यूनियन टेरिटरी है वो इन 16 एसडीजीज पर उनको स्कोर्स दिए जाते हैं। और ये जो स्कोर्स है ये वैरी करते हैं 0 से 100 के बीच में। आपने इनको करंट अफेयर में ज़रूर पढ़ा होगा। और उसके बाद अगर 100 का स्कोर है, इसका मतलब उन्होंने पूरे जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लिया है। इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है इस स्कोरिंग को। स्कोरिंग थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा। एस्पिरेंट बोला जाता है जो उसका स्कोर होगा 0 से 49 का, और उसके बाद जो स्कोर होगा 50 से 64 का, तो वो हो जाते हैं हमारे परफॉर्मर। और 65 से 99 का जो स्कोर है वो हो जाता है फ्रंट रनर। और अचीवर कौन होगा? जिसका स्कोर 100 हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में पूछा गया था, तब ये रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुई थी। पूछा गया था कि रिपोर्ट के हिसाब से जो नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2019-20, इसमें उत्तर प्रदेश को कौन से ग्रुप में रखा गया है। तो जब भी हम कोई भी रिपोर्ट पढ़ रहे हो, कोई भी हम रिसेंट आप पढ़ रहे हो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, तो उसमें सिर्फ आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कौन टॉप पर है, इसको याद रखें। अगर वो इंडिया के एस्पेक्ट में है तो इंडिया से रिलेटेड पॉइंट्स आपको देखने होंगे कि इंडिया की क्या पोजीशन है, उसमें क्या स्कोर है इंडिया का। ठीक है, और आउट ऑफ टोटल कितनी कंट्रीज में इंडिया को ये रैंक दी गई है। और यहाँ पर अगर आपको विद इन कंट्री की बात हो रही है तो यूपी को ज़रूर ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप सिर्फ टॉप 3 देख लें और उसमें अगर यूपी नहीं है तो आप भूल जाए। यूपी से संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं और आगे और ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा। अदरवाइज अब इस क्वेश्चन का ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर का टॉपिक था। तो उस समय पर यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यूपी परफॉर्मर कैटेगरी में आता था। अगला देख लेते हैं आगे क्या है। अब हम अपने करंट अफेयर के टॉपिक पर आ गए हैं, जो हमें एक करंट अफेयर का टॉपिक देखते हैं। तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देख लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंट ईयर्स में, तो उनको हमने देख लिया है, उनको थोड़ा रट लीजिएगा। आई होप मैंने जो प्रयास किया था कि आपको थोड़ा ट्रिक 1-2 की बताई, लेकिन उससे आपको यदि वही याद होंगे तो इनकेस मैजिक में आएगा तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड इसको डिस्कस करने से पहले, करंट अफेयर का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 780 पेजेस का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है प्रीलिम्स 2023 के लिए, जो कि 14 मई को होने वाला है। आप चाहें तो इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने सिलेक्शन के जो चांसेस हैं उनको डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। और इससे संबंधित आपको जानकारी इन नंबर्स पर मिल जाएगी जो आपको दिख रहे हैं। साथ में आपको टॉप पर भी मैंने स्टार्टिंग में भी नंबर्स बताए थे, तो अगर आपको कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो इनसे नंबर्स पर कॉल कर आप तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं। हम अब देखते हैं निसार। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो एक तरह से ये एक रडार है और 2 देशों के जो स्पेस एजेंसीज हैं उनका नाम आ रहा है। एक तो नासा हो गया जो कि यूएस का है और इसरो इंडिया का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं
ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और ये जॉइंटली डेवलप की जा रही है नासा के द्वारा और इसरो के द्वारा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फुल फॉर्म याद रखेंगे तो आपको ये बात याद रहेगी। इसको बिल्ड किया गया है स्पेस एजेंसीज के द्वारा, यूएस की और इंडिया की। और ये जो अग्रीमेंट हुआ था इसके डेवलपमेंट का, ये कब साइन किया गया था? 2014 में, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसको लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2024 में। तो 14 में ये अग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच, और जनवरी 2024 में इसको छोड़े जाने की बात की जा रही है। तो और इसको जो लॉन्च किया जाएगा, कहाँ से किया जाएगा? इसको लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से नियर पोलर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। साथ में इसको लॉन्च किया जाएगा इंडिया के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 से, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, इससे ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कोई भी अगर रिसेंट सैटेलाइट लॉन्च होगा तो उससे संबंधित उसको कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जा रहा है, कब उससे संबंधित कुछ अग्रीमेंट हुआ था, या जो भी उसके फीचर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको हमें याद रखना है। साथ में ये अपनी तरह का पहला रडार होगा जो कि सिस्टमैटिकली मैप करेगा अर्थ को, यानी कि पृथ्वी को व्यवस्थित रूप से ये मैप करने में सक्षम है, ठीक है। और ये अपनी तरह का पहला रडार है। और साथ में 1-2 पॉइंट्स और हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या कहा गया है? ये यूज करेगा 2 तरह की रडार फ्रीक्वेंसीज, एक है एल बैंड और एक है एस बैंड। देखिए ये सब बैंड वगैरह क्या है, इसकी डिटेल में हमें जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल हमसे नहीं पूछा जाएगा। तो जो एक बैंड है वो प्रोवाइड किया जा रहा है यूएसए के द्वारा, और एक बैंड प्रोवाइड किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। तो ये 2 बैंड है बेसिकली, इतना याद रखिएगा। और ये जो सैटेलाइट है ये ऑपरेट करेगी मिनिमम 3 वर्षों के लिए। साथ में ये ऑब्जर्व करेगी पृथ्वी के लैंड और आइस सर्विसेज को ट्वाइस एवरी 12 डेज, यानी कि 12 दिनों में 2 बार पृथ्वी की लगभग पूरी जितनी भी भूमि है और बर्फ की जो भी सतह है उसका ये निरीक्षण करने में सक्षम होगी। तो ये पॉइंट हो गए। उसके बाद थोड़े से और पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। एक पॉइंट क्या है कि ये कलेक्ट कर सकने में सक्षम होगी डेटा को, चाहे दिन हो चाहे रात, जैसी भी वेदर कंडीशंस हो, ये डेटा कलेक्ट करने में सक्षम होगी। और साथ में पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, प्राकृतिक खतरों और पारिस्थितिकी तंत्र की गड़बड़ी के बारे में भी डेटा और जानकारी ये प्रदान करने में सक्षम होगा, जिससे पृथ्वी प्रणाली जो प्रक्रियाएं हैं और जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके संबंध में हमारी जो समझ है उसको हम बेहतर कर सकेंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है निसार के बारे में। बस एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो मैंने बताया कि एक तरह का रडार है, तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ लिया जाता है, और ये पूछा भी गया है। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो अब एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। थोड़ा साइंस का है, सोनार का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट कर। एंड इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें और थोड़ा लर्न भी हुआ होगा साथ में। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपके जो भी सजेशंस हैं वो वेलकम्ड हैं। आप चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं और टॉपिक्स जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हों, और बाकी मैं अपनी तरफ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आगे आने वाले वीडियोज़ में लाने का प्रयास करूँगी। थैंक यू सो मच।